गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 28 मई 2020 है और डियर फ्रेंड्स आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, लेकिन उससे पहले आज का कोट है फ्रॉम जॉन वुडन। टुडे इज द ओनली डे, यस्टरडे इज गॉन। कल जो है वो चला गया, आने वाला कल जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज का जो वक्त है, आज जो है वर्तमान जो है, यही एक रियल प्रॉमिस है, यही एक चीज़ है जो हमारे हाथ में है। इफ वी मेक द मोस्ट आउट ऑफ टुडे, अगर आज जो है हमारा वर्तमान जो है उसको हम अगर बेस्ट तरीके से, जो भी पॉसिबली बेस्ट चीज़ हमसे हो सकती है, अगर वो हम करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो भी आने वाला कल है वो आज से बेटर होगा। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू ने एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इस स्मार्ट कोर्स को बनाया है और ये स्मार्ट कोर्स खास करके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए है। इसके ऊपर 2 ईएमआई के ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। 31 मई तक अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलता है, उसके बाद आपको इस ऑप्शन से काम चलाना पड़ेगा। तो इफ़ यू वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस इंस्टॉलमेंट ऑप्शन, तो आज ही स्टडी आईक्यू के इस मोबाइल ऐप को अपने फ़ोन के ऊपर डाउनलोड करें और जो ईजी एक प्रोसेस है इसको ख़रीदने की, उसको फॉलो करें। लेक्चर की पीडीएफ आपको 11:15 AM तक मिल जाएगी फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। डियर फ्रेंड्स, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। ये है मेरा फेसबुक का पेज। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ क्या आप शेयर करते हैं? अगर नहीं करते हैं देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आज की डिस्कशन से आपको कोई नई चीज़ जानने को मिली, आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा इन डेप्थ हुई है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और हमारी चैनल दैट इज़ स्टडी आई क्यू एजुकेशन, हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर ली है तो प्लीज़ दूसरे स्टूडेंट्स को भी हमारी चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 4 आर्टिकल्स। सबसे पहला जो आर्टिकल है, एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। ये आर्टिकल लिखा है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। उसके बाद 2 एडिटोरियल्स हैं। एक है द स्वॉर्म, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है। ये जो टिड्डी हैं उसके साथ जुड़ा हुआ, टिड्डी का जो पूरा एक कहर है तो इसके साथ जुड़ा हुआ एडिटोरियल है। उसके बाद बात करेंगे कैलामिटीज़ गैलोर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक हद तक जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारी कॉमन चीज़ें हैं यहाँ पर। तो दोनों एडिटोरियल्स को जब हम देख लेंगे तो एक पूरा टॉपिक जो है नियरली क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद एक दूसरा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हेल्पिंग सप्लाई चेन्स रिकवर। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन दिस वन, एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। वेंकैया नायडू साहब ने इस आर्टिकल में लिखा है कि वो भी किसान के बेटे हैं और बचपन में उन्होंने देखा है कि कैसे किसानों के साथ जो है वो एक अन्याय होता रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करें, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, आपको क्या पता है कि हमारे देश में आपको व्यापार करने का अधिकार है। एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है कि आप जो चाहे वो व्यापार कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इलीगल ट्रेड, फिर आप कहें कि मुझे ड्रग्स बेचने हैं, स्मगलिंग करना है, दैट इज़ नॉट अलाउड ऑफ कोर्स। लेकिन जो लेजिट बिजनेस है, लेजिटमेट बिजनेस जो है, वो करने की स्वतंत्रता हमारे देश में दी गई है। खेती बाड़ी या फिर जो हम कहते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर है, ये एक ही शायद ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप चीज़ों को डायरेक्टली कंज्यूमर को या फिर कस्टमर को बेच नहीं सकते। क्या आपको पता है? इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस सालों से हमारे किसानों के ऊपर रखे गए थे। हमारा किसान जो है वो इनफैक्ट अपने नेबर को भी, टेक्निकली अगर आप देखें तो नेबर को भी अपनी जो प्रोड्यूस है, अपनी जो चीज़ें पैदा की हैं वो बेच नहीं सकता। उनको एपीएमसी में ही जो ट्रेडर्स हैं उनको ही ये चीज़ें बेचनी हैं और ये ट्रेडर्स जो हैं वो फिर रिटेल मार्केट में चीज़ों को बेचेंगे। ये एक बहुत ही, अगर आप सोचें इसके बारे में तो आपको भी लगेगा, शायद अगर आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आपको पता, मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि शायद आज तक आपको इस सिस्टम के बारे में पता ना हो, लेकिन मीन्स ये सुनते ही ऐसा लगता है इज़न्ट इट कि ये बहुत ही वियर्ड टाइप चीज़ है। मीन्स ऐसा थोड़ी होता है कि आप जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए कि आप टेबल बनाते हैं, तो आपकी टेबल की फैक्ट्री है, कोई व्यक्ति वहाँ से निकल रहा है और ऑफ कोर्स फैक्ट्री है आपकी, तो आप रिटेल बिजनेसेस को देंगे क्योंकि आपका जो मेन कोर एरिया है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो है प्रोडक्शन की, सेल्स की शायद ना हो, या फिर आपका शोरूम भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन कोई वहाँ से निकल रहा है और या फिर नेक्स्ट डोर जो
एक फैक्ट्री है, उसके मालिक आते हैं और कहते हैं कि हमें एक टेबल चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ ले जाइए, ये रहा टेबल, इसकी ये कीमत है, पैसे दे देंगे और आप उसको टेबल दे देंगे, बिल भी दे देंगे। लेकिन ये चीज़ किसान जो है वो नहीं कर सकते थे। तो दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। अब इस चीज़ में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी कि जो आप मेहनत करते हैं, फिर मेहनत करने के बाद आप एक चीज़ पैदा करते हैं, उसकी एक कॉस्ट प्राइस होती है, जो भी आपने फिक्स्ड या फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस खर्च किया है उसके ऊपर, तो एक आपकी एक प्राइस निकलेगी कि इतने में आपको पड़ता है, कि 100 रुपये में आपने ये चीज़ पैदा की। उसके ऊपर आप एक प्रॉफिट ऐड करेंगे, मार्केट में देखेंगे कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो कितने में उस पर्टिकुलर आइटम को कितने कितने दाम में उस पर्टिकुलर आइटम को बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से आप 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ऐड करके 120, 125 में उस चीज़ को किसी और को देंगे, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को दे दें या फिर कोई उसमें एक पूरी चेन है, इट ऑल डिपेंड्स, लेकिन आपको आपका प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। किसानों को ये चीज़ जो है वो नहीं मिलती थी। हर एक रुपया जब किसान कमाता है तो उससे कई ज़्यादा रुपए जो हैं एक ही चीज़ के, फॉर एग्जांपल टमाटर की बात करें, जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल समझने के लिए, किसान जो हैं वो जो ट्रेडर्स हैं उनको देगा 2 रुपये में, 2 रुपीज़ पर किलो फॉर एग्जांपल, किसान को मिले सिर्फ 2 रुपये, ट्रेडर जो हैं वो रिटेलर्स को देगा 10 रुपये में। तो प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 8 रुपये का प्रॉफिट है। उनका काम क्या है, बस किसान जो है वो यहाँ पर जाएंगे, उनको देंगे और पैसे ये जो है वो दे देंगे इनको। ये सिचुएशन क्यों चल रही है? मीन्स अब आप सोच रहे होंगे कि किसान क्या, मीन्स हमारे किसान क्या सोच नहीं सकते? इतने मेहनत करते हैं तो उनको क्या इसके बारे में पता नहीं है? ऑफ कोर्स उनको पता है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं हमारे देश की, अगर ये आप समझ लें, मैं 2-3 पॉइंट से आपके साथ तो शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप सोचें, अलग अलग एंगल से सोचने की कोशिश करें। मैं आपको कुछ हिंट्स भी दूंगा एंड आई एम श्योर अगर आप इसको सोचेंगे इसके बारे में, देन आई एम श्योर आपके मौलिक आंसर्स जो हैं, आप खुद आंसर जो हैं वो डेवलप कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग, रफली हमारे देश की 50% पॉपुलेशन, हमारे देश की 1.3 बिलियन पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई है। 50% पॉपुलेशन। अब खेती बाड़ी जो है, ये जो एग्रीकल्चर है, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 15%, रफली 15%। ये समझने के लिए मैं राउंड फिगर्स आपको दे रहा हूं। 50% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 15% प्रोडक्शन करती है, या फिर 15% का उनका इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके क्लासरूम की पॉपुलेशन है टोटल 100 में से 50 बच्चे जो हैं उनका टोटल कंट्रीब्यूशन या फिर वो जो भी चीज़ें पैदा करते हैं तो वो सिर्फ 15 रुपए की है। टोटल आप 100 स्टूडेंट्स हैं या फिर 100 लोग हैं और 100 रुपए की चीज़ें पैदा होती है, फॉर एग्जांपल ये आपकी टोटल जीडीपी हो गई, एक साल की जीडीपी। तो 100 रुपए 100 स्टूडेंट्स, और ये 100 स्टूडेंट्स हो गए और 100 रुपए हो गए यहाँ पर। तो 50 स्टूडेंट जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 रुपए है। तो यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट या फिर वेल्थ अगर आप डिवाइड करें, 50 लोगों में 15 रुपीज़ आप डिवाइड करें तो हर एक के पास 1 रुपीज़ से भी कम पैसा होगा, 50 पैसे से भी कम आएगा। तो सिचुएशन कैसी होगी यहाँ पर? ये जो 50 स्टूडेंट है या फिर ये 50% पॉपुलेशन जो है वो गरीब। ऊपर से एक दूसरा आंकड़ा अगर हम देखें, समवेयर अराउंड 80% जितनी जो हमारे जो किसान हैं, 80% जितने किसानों के पास जो ज़मीन है उसकी कैटेगरी है स्मॉल और मार्जिनल, या फिर मार्जिनल एंड स्मॉल से भी कम मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स 80% जितने हैं हमारे देश में। तो एक छोटी सी ज़मीन है उनके पास, तो खुद उसमें जो भी खेती बाड़ी करते हैं तो अपने लिए ही चीज़ें पैदा कर पाते हैं। और जब ब्रेक होता है 3-4 महीनों का, सीज़न का जो ब्रेक होता है खेती बाड़ी में, तो फिर उनको दूसरे लोगों के लिए काम करने, दूसरे लोगों की फैक्ट्रीज़ में, घर पर काम करने के लिए जाना पड़ता है। और अगर कोई फ्लड आ गया या फिर सूखा पड़ गया तो फिर जो भी फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। फिर उनको सर्वाइवल के लिए किसी और से पैसे लेने पड़ेंगे, लोकल मनी लेंडर से, क्योंकि इनके पास कोई बैंक अकाउंट तो होगा नहीं। अगर होगा तो कोई ऐसा उनका हेल्थी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देखने को नहीं मिलेगा, तो बैंक्स भी इनको लोन नहीं देगी। तो फिर जो लोकल मनी लेंडर्स हैं उनसे इनको पैसे उठाने पड़ते हैं,
और फिर 2-3 बार अगर ऐसे सूखे या फिर बाढ़ हो गई तो फिर ये ज़मीन जो है उनके हाथ से चली जाएगी, फिर वो बन जाएंगे लैंडलेस लेबर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब आप इनकी एजुकेशन के साथ इस चीज़ को, अगर एक गरीब परिवार हैं तो क्या वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएगा। सेकंड, हेल्थ के बारे में सोचिए, आप इंश्योरेंस के बारे में सोचिए, उनकी एक विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सोशल या फिर इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, तो हमेशा रिस्क में जीना। तो क्या उनके भी जीवन के ऊपर आपको जो प्रेशर है उसकी वजह से, स्ट्रेस जो है उसकी वजह से, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो उसके खर्चे, तो कितनी सारी चीज़ें, एक कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो एक चीज़ को कितनी ज़्यादा बड़ी बना देते हैं। तो ये सिचुएशन है हमारे किसानों की। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। और इसकी जो शुरुआत है, ये जो रेस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं कि फैक्ट्रीज जो हैं दूसरे बिजनेसेस चीज़ों को बेच सकते हैं, किसान नहीं, तो इसका इतिहास है बंगाल फेमाइन से। वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, जब ब्रिटिश राज यहाँ पर था, बंगाल फेमाइन जो है बहुत बड़ा इंसिडेंट है, करोड़ों लोग हमारे देश में मर गए थे बिकॉज ऑफ दिस बंगाल फेमाइन। और वर्ल्ड वॉर 2 की ये बात है, और एक है 1960s का जो एक सूखा हुआ था और जो शॉर्टेज हुई थी फूड की। तो उस टाइम पर सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC जो हैं, ये चीज़ें ऐड कर दी। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में ऐसा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार जो है इसके ऊपर प्रतिबंध, फॉर एग्जांपल वीट हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन है एक्सेट्रा, शुगर केन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सरकार जब चाहे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी। तो इंटरनेशनल, लोकल मार्केट में अगर 10 रुपीज़ पर किलो राइस की कीमत है और लेट्स से इंटरनेशनल मार्केट में 100 रुपीज़ पर किलो हैं, तो भी हमारे किसान जो हैं ये 100 रुपीज़ किलो में चीज़ों को बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1995 के तहत नोटिफिकेशंस जारी कर दिया है। तो ये इस प्रकार का अन्याय जो है वो एक लंबे टाइम से हमारे किसानों के साथ चला है। ऊपर से वैल्यू चेन नहीं है, एफिशिएंट वैल्यू चेन, कोल्ड स्टोरेज नहीं। आपने टमाटर, या फिर अभी ये जो लॉकडाउन का टाइम है, तो डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मध्य प्रदेश में किसान जो हैं उन्होंने ग्रेप्स जो हैं 20 रुपीज़ पर किलो ग्रेप की उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। अगर उनको प्रॉफिट करना है तो लेट्स से अगर वो 30 रुपीज़ में बेचेंगे तो 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर किसान की सिचुएशन ये हो गई कि वो 10 रुपये पर किलो में भी देने के लिए तैयार हैं कि जो भी मिला, अगर 10 रुपये भी मिलते हैं, 20 रुपये ना सही, 50 लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन जो भी कुछ मिल गया तो उससे काम चला लेंगे। ऐसी सिचुएशन क्यों होती है? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। जस्ट मान लीजिए कि वहाँ पर अगर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होती तो किसान क्या करता? किसान कोल्ड स्टोरेज में जाकर अपनी जो ग्रेप्स हैं उनको डीप फ्रीज में रख कर आ जाता, जब भी मौका मिलता, जब भी लॉकडाउन ख़त्म हो जाता उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो बेच पाता। तो प्रोडक्ट, ऐसे जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। जस्ट इमेजिन कि अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड होती ग्रास रूट लेवल के ऊपर, तो ये जो ग्रेप्स हैं, इस ग्रेप्स का जूस निकाला जा सकता है, उसके जो पल्प हैं उसको आप किसी और प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ भी नहीं हो पाती। और दिस इज़ जस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रेप्स। ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये चीज़, तो एक कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी हो, प्रॉपर स्टॉक की फैसिलिटीज़ हो। किसान जो है कई बार उनके पास कोई मीन्स, ये जो ग्रेप्स वाला एग्जांपल ऐसी चीज़ होती है कि फिर उनको ट्रेडर्स को चीज़ें जो हैं वो बेचनी ही पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। ऊपर से उनको छोटी बड़ी लोन्स पे करनी होती हैं, ये जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे, तो उनको पैसों का प्रेशर होता है। तो ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए, आपके ऐसे राइटिंग के लिए, आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और एक इम्प्लिसिट टैक्सेशन की बात करके, कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ आपकी नीतियाँ ऐसी, आपके देश की नीति, आपकी सरकार की नीति ऐसी है जिसकी वजह से एक प्रकार का, आप एक्चुअल टैक्स नहीं है लेकिन आपका नुकसान हो रहा है एक प्रकार से, समझने के लिए, राइट। तो ये जो इस प्रकार की नीति है सरकार की, तो 2000 से लेकर 2017 तक अगर आप देखें तो लगभग 45 लाख करोड़ रुपीस का एक प्रकार का टैक्स ही हमारे किसानों ने पे किया है। हर साल 2.56 लाख करोड़ रुपीस इस प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे ही चले जाते हैं किसानों के, बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज।
सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पैकेज अभी डिक्लेयर किया है कोरोना वायरस की वजह से, जो पैकेज सरकार ने डिक्लेयर किया, तो इस पैकेज में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और एपीएमसी में बदलाव किए गए हैं। एक लंबे समय से इसकी डिमांड थी, लेकिन किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ये जो एपीएमसी है ये पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक फैक्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अफेक्ट करता था। लेकिन एक हिम्मत दिखाई है सरकार ने और इसमें बहुत सारा बदलाव किया है। अब किसान जो हैं, हमारे देश का किसान किसी भी जगह पर, हमारे देश में किसी भी जगह पर किसी भी कस्टमर को अपना प्रोड्यूस जो है वो बेच पाएगा। बुक्स पर तो यही बात है, लेट्स होप कि प्रैक्टिकली भी ये चीज़ हो जाए। अगर ये चीज़ हो जाएगी तो हमारा किसान जो है उसको राइट प्राइस मिलेगी, उसकी तरक्की होगी। लेकिन सिर्फ ऐसे ही तरक्की नहीं होगी, हमें दूसरे भी बदलाव करने पड़ेंगे। फार्मर या फिर फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, किसानों का ही संगठन, जो किसान जो है वो अपने प्रोड्यूस को बेचेंगे तो मैक्सिमम उनको यहाँ पर पैसे मिलेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे छोटे 10 किसान हैं तो वो ट्रैक्टर और ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, तो एक कंपनी जो इन छोटी छोटी ज़मीनों को 5 साल 10 साल तक लीज पर रखना चाहती हैं, तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो बैलेंस्ड हों, जो फेवरेबल हों। फिर किसान को जब अपनी ज़मीन वापस चाहिए एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उनको मिलनी भी चाहिए। फिर कोर्ट के चक्कर या फिर किसी ने कब्जा कर लिया, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉज भी हमें बनाने पड़ेंगे। और दूसरी जो एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टिमुलस पैकेज में जो एनिमल हस्बेंड्री हैं, फिर फिशरीज़ हैं, उसको जो सपोर्ट करने की बात है, तो दैट इज़ ऑल्सो, क्योंकि खेतीबाड़ी जो है उसमें ब्रेक्स भी होते हैं, 2 महीने के 3 महीने के ब्रेक्स अलग अलग रीजन में होते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पर अगर दूध में से पैसे कमा रहा है किसान, फिशरीज में से पैसे कमा रहा है, बी कीपिंग से पैसे कमा रहा है, तो इससे उनका घर जो है वो चलता रहेगा, तो इश्यूज नहीं होंगे। तो दिस वॉज ए थरो एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, स्वॉर्म। स्वॉर्म यानी कि एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि क्या कहें, झुंड, राइट। दिस इज़ ए पिक्चर फ्रॉम अफ्रीका। आप देख सकते हैं ये जो टिड्डी है, तो इसका एक आतंक, ये सेकंड टाइम न्यूज़ में है। सेकंड टाइम यानी कि कुछ महीने पहले की बात है, 2019 के एंड और 2020 के स्टार्टिंग में भी इस प्रकार का कहर हमें देखने को मिला था। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हम मीन्स आज भी कभी गार्डन में बैठते हैं, बारिश की मौसम की बात है, मानसून टाइम पर, तो ये जो टिड्डी हैं वो हमें एक सिंगल टिड्डी ही देखने को मिलती हैं। ऐसे ग्रुप में हमने शायद कभी नहीं देखा होगा। जनरली ये सिंगल ही रहते हैं, राइट। सिंगल इन द सेंस कि ऐसे ही अकेले ही आपको देखने को मिलते हैं। बट ऑल ऑफ द सडन ये क्लाइमेट चेंज की वजह से एक प्रकार का एक एक ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि फिर ये स्वॉर्म यानी कि एक प्रकार का झुंड इनका जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये काफ़ी एक अनयूजुअल थिंग है, क्योंकि आपने आज तक ऐसा, मुझे नहीं लगता, मीन्स बहुत कम, अगर आपके वहाँ पर ये पहुँच गए हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जनरली तो हम इनको 1-2 में ही देखते हैं, राइट। तो ये ऑल ऑफ द सडन ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसके कहीं ना कहीं कनेक्शंस जो हैं वो सीसी यानी कि क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़े हुए हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। वो आप देखिए, कुछ दिनों पहले की ही बात है, हमने ओडिशा के बारे में बात की, हमने वेस्ट बंगाल के बारे में बात की कि कैसे एक साइक्लोन, क्या नाम है इस साइक्लोन का बताइए कमेंट सेक्शन में। तो एक साइक्लोन जो है इसने यहाँ पर काफ़ी बर्बादी की। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोरोना वायरस का आतंक चल रहा है, और अब वेस्टर्न पार्ट जो है, जहाँ पर आ गया गुजरात, राजस्थान और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर ये जो टिड्डी है, लोकस्ट जिसको कहते हैं, तो लोकस्ट का स्वॉर्म, लोकस्ट का एक प्रकार का झुंड जो है, उसका एक बहुत बड़ा खतरा है। और ख़तरा किसके ऊपर सबसे ज़्यादा है, अभी हम बात कर रहे थे हमारे किसानों के ऊपर। एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं चाहता हूँ कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि टिड्डी चेतावनी संगठन ये कहाँ पर हैं, दिस इज़ इन जोधपुर। इसलिए मैंने ये तस्वीर जो है वो इंटरनेट में से ढूंढी और यहाँ पर मैंने स्टिक की है, बिकॉज आपको ये इमेज जो है वो याद रहे। कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इज़न्ट इट, कि ये कहाँ पर है। कितने स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा? आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा। तो दिल्ली, बेंगलुरु, जोधपुर और कोलकाता, ये 4 ऑप्शन आएंगे, तब आप सोचेंगे जोधपुर में थोड़ी होगा, ये बड़े बड़े शहर, इसमें से ही कुछ। हाँ, मैंने कहीं दिल्ली पढ़ा था, कहीं पर चेन्नई पढ़ा था, और ऐसे ही फिर स्टूडेंट जो हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ऐसी हर एक नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन अगेन राइट, हर एक चीज़ों के ऊपर नहीं, क्योंकि
टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इसका यानी कि LWO का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसे जो इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखना और ऐसे आउटब्रेक्स ना हो इसके ऊपर ध्यान रखना। 1964 से 1997 तक टोटल ऐसे 13 केसेस हो चुके हैं और 2010 के बाद ऐसे बड़े लार्ज केस हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो LWO के ऑफिशियल्स का कहना ये है कि ये जो अब सेकंड वेव जो आई है इसकी, इस टीडी की, ये दशकों में सबसे ख़राब, सबसे वर्स्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज इज़ द मेन थिंग, प्लेग देख लीजिए, पेस्टिलेंस देख लीजिए, तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो इंसानों को, ह्यूमैनिटी को एक लंबे टाइम से परेशान करती आई है। हमने भी कोई चीज़ें छोड़ी नहीं हैं। वी हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस क्लाइमेट चेंज, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। जनरली इसकी एक साइकिल होती है, और ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि जनरल साइकिल इसकी ऐसी है कि अगर इसकी शुरुआत हो गई, आउटब्रेक की शुरुआत हुई, तो 2 सालों तक ये कहर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 8 सालों का एक ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक इसकी पैटर्न है जो हमें पता चली है। इंडियन ओशन का पानी जो है वो जब गर्म हो जाता है, देखिए इसको कहते हैं इंडियन ओशन डायपोल। डायपोल में मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, जिसको आप कहते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, और ये है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल में क्या होता है कि यहाँ का पानी जो है अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ, फिर ये वाला पानी जो है भारत के साथ जुड़ा हुआ, तो ये वाला पोर्शन, ये पानी गर्म हो जाता है और ये पानी जो है वो ठंडा होता है। जब ये पानी गर्म होता है तो ये सारे बेल्ट में, ये जो फॉलो कीजिए आप इस रेजर पॉइंट को, तो ये जो लेज़र पॉइंट, सॉरी नॉट रेजर पॉइंट, लेज़र पॉइंट को, तो ये सारे रीजन में आपको बहुत अच्छी बारिश देखने को मिलती है, राइट। इसमें भारत भी आ गया, श्रीलंका भी आ गया, ये सारे पोर्शन रफली स्पीकिंग। ऑस्ट्रेलिया और इन सारे पार्ट में बहुत कम बारिश होती है जब यहाँ का पानी गर्म होता है। फिर कुछ सालों के बाद ये वाला पानी जो है ब्लू, ये गर्म हो जाता है और ये वाला पानी ठंडा हो जाता है। उस टाइम पर यहाँ पर बारिश कम होती है और यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो डायपोल, राइट, ये चेंज होते रहता है। इसकी भी कोई ऐसी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। इसको हम समझ रहे हैं और अच्छी तरीके से साइंटिस्ट जो हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अफ्रीका की बहुत सारी जगहों पर बारिश ज़्यादा हुई, वहाँ का रेगिस्तान जो है वहाँ पर बारिश हुई। फिर UAE और सऊदी अरेबिया के पास का जो रेगिस्तान है वहाँ पर अच्छी बारिश हुई। जहाँ पर नहीं होती है बारिश वहाँ पर भी बारिश हुई। तो इसकी वजह से एक ग्राउंड मिल गया इस लोकस्ट को, और फिर जो एक मॉइस्चर वाली हवाएं होती हैं तो इन्होंने भी इस लोकस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर धकेला, और फिर ये सारी जगहों पर हमें इसका मीन्स ये सारे पोर्शन में हमें इसका कहर देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो क्वारंटीन है, तो क्वारंटीन की वजह से टाइम पर जो अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान जो हम दवाई छिड़काते हैं तो ये चीज़ नहीं कर पाए। और जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है इसके साथ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर बारिश, जैसे मैंने बताया कि जो एम्प्टी क्वार्टर हैं, एम्प्टी क्वार्टर एक डेजर्ट का नाम है, सऊदी अरेबिया और UAE और ये सारी जगहें जो हैं वो इसके साथ एम्प्टी क्वार्टर के साथ मीन्स ये फैला हुआ है इन सारी जगहों पर। तो वहाँ के कुछ पोर्शन में बारिश हुई तो इसने भी इस टिड्डी जो हैं उसको, इस स्वॉर्म को ट्रिगर किया है। कैलामिटीज़ गलोर, जैसे अगेन कैलामिटीज़ की बात करें तो मैंने जो आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर है यहाँ पर अम्फान। सुपर साइक्लोन था ये अम्फान, तो बंगाल और उड़ीसा के ऊपर काफ़ी कहर बरसाया। उसके बाद ये स्वॉर्म की बात हमने की, और अब एक और चीज़ चल रही है एक साथ, और वो हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो ये हमारे प्लेनेट के सबसे हॉटेस्ट पार्ट अभी बन गए हैं बिकॉज ऑफ दिस हीट। तो अब देखिए साइमल्टेनियसली एक तरफ साइक्लोन, एक तरफ ये टिड्डी और एक तरफ है हीट वेव। तो बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर चैलेंजेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। पिछले 20 सालों में आप देखें तो जूनोटिक आउटब्रेक्स जो हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज है। जूनोटिक यानी कि पशुओं में से, वाइल्ड एनिमल्स में से ह्यूमन बींग्स में आने वाले हैं डिजीजेस। तो ये जो कोरोना वायरस है SARS-CoV-2, तो ये भी उसी प्रकार का एक जूनोटिक डिजीज़ है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ रियलिटी, और अब हमें हमारे जो टारगेट्स हैं उसके ऊपर और ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो मदर नेचर है
वो हमें कुछ मैसेज भेजना चाहती हैं, लेकिन शायद आज भी हम उस मैसेज को अच्छी तरीके से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर समझने के बाद भी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। एमिशन को कट करना होगा। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में जो एक ह्यूज गैप है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, तो ये ब्रिज जो हैं वो हमें बनाना होगा। ये इनइक्वालिटी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, और जो एक टारगेट है कि 2100 से पहले, अभी 2020 है तो 80 ईयर्स ख़त्म हो उससे पहले वी हैव टू मेक श्योर कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था 1750s के टाइम पर, जो एक, लेट मी राइट इट डाउन हियर प्रॉपरली, 1750s के टाइम का जो टेम्परेचर था, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर से, लेट्स से उस टाइम पर एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर लेट्स से 20 था, तो 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो एवरेज टेम्परेचर 2100 तक नहीं होना चाहिए। अगर एक बार हमने 2 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दिया, एवरेज 2 डिग्री सेल्सियस की ऐड हो गई, तो फिर टिपिंग पॉइंट को टच कर जाएंगे। टिपिंग पॉइंट यानी कि इतनी बर्बादियाँ होगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर जो भी बर्बादी हुई है, तो किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस मिलना चाहिए। हीट वेव भी चलेगी, बहुत सारे लोगों की हीट वेव की वजह से हर साल हमारे देश में मृत्यु हो जाती है, तो लोगों को हीट शेल्टर्स मिले, मेडिकल हेल्प मिले, हाइड्रेशन के लिए पानी है, जो ORS हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी होगी। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन, तो दोपहर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक बहुत सारे एरियाज़ में हमें इस प्रकार के आउटडोर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी कर्फ्यू या फिर एक बैन लगाना होगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हैं कि एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक रेजिलिएंट कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी जो फ्लेक्सिबल हो, जो सशक्त हो, ऐसी कम्युनिटी हमें बनानी होगी। और इस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए उस प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें क्रिएट करना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये यहाँ पर 3 हैं, हो सकता है 4 या 5 अलग अलग चैलेंजेस एक साथ एक ही देश में, एक ही रीजन में हमें देखने को मिले, तब हम क्या करेंगे। मूविंग ऑन टू लास्ट आइटम, हेल्पिंग सप्लाई चेन्स रिकवर। ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें, नेशनल सप्लाई चेन की बात करें, तो लॉकडाउन की वजह से ये डिसरप्ट हो चुकी हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना ये है कि अगर आप कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को पैसे देंगे तो डिमांड नहीं हो पाएगी। सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे तो फिर कस्टमर्स खरीदेंगे नहीं, डिमांड नहीं होगी तो क्या करेंगे। कुछ आर्टिकल्स में ये भी हैं कि अगर आप सिर्फ कस्टमर को पैसे देंगे तो क्या सप्लाई चेन ऑटोमेटिकली वापस चल जाएगी? नहीं, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हुई है। एक मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है तो वो माइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। मेटल जो बनता है उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उससे मशीन्स बनते हैं। मशीन्स जो हैं उसका इस्तेमाल आप खेती बाड़ी में करते हैं, या फिर जो हम आटा बनाते हैं उसके लिए किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। फिर मशीन्स का इस्तेमाल चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो कोई भी 1-2 चीज़ें आप स्टार्ट करेंगे तो उससे नहीं होगा। पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो है उसको रिस्टार्ट करना ही एक इसका सॉल्यूशन है। ऑटोमोटिव पार्ट्स जो हैं, स्पेयर पार्ट्स, वो शायद हमें नॉन एसेंशियल लगे, लेकिन जब आप फूड ट्रांसपोर्ट को चालू करेंगे तब बहुत सारे ट्रक्स बिगड़ जाएंगे, तो उस टाइम पर ये जो नॉन एसेंशियल लगने वाली चीज़ें जो हैं वो एसेंशियल बन जाएगी। फिर लेबर शॉर्टेज की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है, और हमारे देश के ऊपर तो बहुत इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। यूरोप और USA में आज भी बहुत सारा काम जो है वो मशीन्स से करते हैं, लेकिन हमारे देश में मज़दूर ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो जब तक लेबर वापस नहीं आएंगे, मज़दूर वापस नहीं आएंगे, तब तक सप्लाई चेन जो है वो ऐसी ही सिचुएशन में देखने को मिलेगी। फिर गरीब देश जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, भारत और दूसरे देश, तो इनके पास इतना कैपिटल भी, इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो ज़्यादा पैसे इंजेक्ट करके चीज़ों को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। तो इसका आंसर बस यही है, आंसर ये है कि सरकार को पूरी डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ों के ऊपर एक साथ काम करना होगा, तभी हम बैक टू नॉर्मल हो पाएंगे। और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वेस्ट जर्मनी ने जो चीज़ें की 1944 में, बिगिनिंग और मिड 1944 में, जर्मनी की सप्लाई चेन जो है वो पूरी बर्बाद हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो वहाँ के एक चांसलर थे लुडविग एरहार्ड, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइस और टैक्स, दोनों प्राइस के ऊपर जो कंट्रोल था वो हटा दिया, और टैक्स जो है उसको कट डाउन कर दिया, और सभी को छूट दे दी। तो धीरे धीरे लोगों ने अपने आप जो है वो सप्लाई चेन जो है, बिजनेस ने या फिर मार्केट ने ही सप्लाई चेन को बैक टू नॉर्मल कर दिया। और जो लोग थोड़े बहुत गरीब हो गए थे, पैसे चले गए, तो 1950 तक पहुँचते पहुँचते पर कैपिटा इनकम जो है वो वॉर से पहले की जो थी वो हो गई वेस्ट जर्मनी की। तो यही एक मैसेज है कि हमें अब चीज़ों को, मार्केट को तो हैं वो ओपन कर देना चाहिए। लेट देम डू द बिजनेस एज दे वर डूइंग अर्लियर ऑन। डिमांड और सप्लाई दोनों के ऊपर फोकस करेंगे तभी हम चीज़ों को बैक टू नॉर्मल
कर पाएंगे। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो मिस्टर ट्रंप ने ये ऑफर दी है कि वो भारत और चाइना के बीच में मीडिएटर बनने के लिए तैयार है एज ए कंट्री। अब यूएसए और चाइना के खुद के दोनों प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो भारत और चाइना के बीच में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इज़न्ट इट। अभी हमने देखा कि 4 जगहों पर 4 पॉइंट्स है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है पेंगोंग लेक, एक है देमचोक और गलवान वैली जो लद्दाख में है, और एक नाकुला है वो सिक्किम में है। तो ये 4 जगहों पर हमें इश्यूज देखने को मिले थे। फिर चाइना के जो एम्बेसडर हैं भारत में, सन वेदोंग, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो आई थिंक मैंने डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में एक्सप्लेन किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2-3 महीने पहले की बात है। आई थिंक कोरोना वायरस की शुरुआत हुई उस टाइम की बात है। एनीवे, तो चाइना के ये जो एम्बेसडर हैं सन वेदोंग, तो उन्होंने ये लिखा है कि ये जो डिफरेंसेस हैं, राइट, ये डिफरेंसेस जो हैं इसकी वजह से भारत और चाइना के बीच में जो द्विपक्षीय एक प्रकार का कोऑपरेशन है ये डैमेज नहीं होना चाहिए। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, भारत भी यही कोशिश कर रहा है, चाइना भी आई बिलीव ये शायद कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ये जो पूरा मैटर है ये जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। इसी के साथ गुड न्यूज़ ये है कि ये सारे इश्यूज़ के बीच में जो बाई एनुअल आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसकी शुरुआत हुई, तो दैट्स ए गुड साइन। नेपाल जो हैं उनका स्टेटमेंट ये आया है, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर का कहना यह है कि भारत को ये जो काला पानी है वहाँ पर जो हमारी फोर्स हैं, वहाँ पर कौन सी हमारी फोर्स हम डिप्लॉय की हैं बताइए कमेंट सेक्शन में, उस फोर्स का नाम बताइए, भारत की जो फोर्स जो काला पानी में है। आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग। तो उन्होंने ये बताया है कि जब तक वो हटाएंगे नहीं तब तक ये इश्यूज जो है, मीन्स उनका कहना यह है कि भारत को इस फोर्स को हटा देना चाहिए। फिर ये जो 4,500 रुपये की एक लिमिट थी कोविड-19 टेस्ट के ऊपर, तो इसको भी सरकार ने हटा दिया है। और गवर्नर जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स के रूल्स को थोड़ा मॉडिफाई किया है, जिससे अब जो ट्राइबल्स हैं वो अपने अधिकार के लिए अपील कर पाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सामने। और लास्ट में है डिस्पाइट लॉकडाउन वीट प्रोक्योरमेंट और टारगेट, उत्तर प्रदेश को छोड़कर हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश का जो वीट का टारगेट था वो अचीव हो गया है। उत्तर प्रदेश का टारगेट जो है वो थोड़ा पीछे चल रहा है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड आई विल सी यू सून। जय हिंद।